आज हम बात करेंगे भारत के परिदृश्य की 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक के समय काल की, यानी कि भारत का जो अगला वर्ष आ रहा है वो कैसा होगा। तो इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि अभी इस वर्ष पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा युद्ध हुआ और उसके पीछे एक आतंकवादी घटना थी पहलगाम की। तो हमने भृगु चक्र पद्धति से उसका विश्लेषण किया था, वो वीडियो उपलब्ध है मेरे इस चैनल पर। आज हम आकलन करेंगे कि जो आने वाला वर्ष है 15 अगस्त 2025 से 14 अगस्त 2026 तक का जो काल है, ये भारत के लिए कैसा रहेगा ऐसे बदलते परिदृश्य में। और ये इसलिए और विशेष हो जाता है क्योंकि आज विश्व के अंदर चारों तरफ एक अफरा तफरी है। कई देश युद्ध में चले गए हैं, उनका युद्ध अभी जारी है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। चाहे यूक्रेन रूस को ले लीजिए, चाहे इजराइल का ईरान और हमास के विरुद्ध जो युद्ध है, तो वहां पे एक दिखने वाली शांति तो है, लेकिन ये सब कुछ चल ही रहा है। और ऐसे में भारत के अंदर भी भारत का ये जो पाकिस्तान के साथ जो ये युद्ध होना है, जो हुआ है, और अभी आगे बांग्लादेश के बदलते परिदृश्य को देखकर जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे क्या संभावनाएं बन रही हैं। चीन तो वैसे ही लंबे समय से सीमा विवाद लेकर बैठा ही हुआ है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो भारत पर किसी न किसी प्रकार का हमला करता ही रहता है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामरिक हो। तो ये सब चल रहा है और ये सारा परिदृश्य इस वर्ष यानी कि 15 अगस्त 2025 के बाद अधिक महत्वपूर्ण होगा। वो कैसे होगा इसको हम समझते हैं भृगु चक्र पद्धति के माध्यम से। तो भृगु चक्र पद्धति जैसा हम जानते हैं, ये एक क्रमिक चक्र है, साइक्लिकल सिस्टम है, जो जिसमें प्रत्येक वर्ष एक विशेष भाव को दिया जाता है और वो इसी प्रकार चलता रहता है। जैसे पहला वर्ष पहले भाव को, दूसरा वर्ष दूसरे भाव को, इसी प्रकार 12वां वर्ष 12वें भाव को, फिर 13वां वर्ष फिर पहले भाव को मिलता है। तो इस प्रकार हम ये जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करके एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ था और पाकिस्तान भी 14 अगस्त 1947 को निर्मित हो गया था भारत का एक हिस्सा लेकर। तो जो ये 15 अगस्त की तिथि है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है वर्षफल की दृष्टि से। तो हम भृगु चक्र पद्धति से ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो वर्षफल वाली जो स्थिति है, ये कैसे बन रही है भारत के लिए। तो अभी हम अगर 2025 तक का समय गिने, 15 अगस्त 1947 तक, तो यह 78वां 78th ईयर चल रहा है, जो कि 15 अगस्त 2025 को पूरा हो जाएगा और 15 अगस्त 2025 को यानी कि उस दिन से भारत का 79वां 79th ईयर आरंभ हो जाएगा। तो जैसा कि भृगु चक्र पद्धति है, 12 साल की एक साइकिल होती है, तो 79 को अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो 6 टाइम यानी कि 72 ईयर्स में 12वां साल आता है, 73rd में 13वां, 74th में 14 दूसरा मतलब दूसरा भाव, 75th में तीसरा भाव, 76th में चौथा, 77th में पांचवा, 78th में छठा और 79th में सातवां। तो ये सातवां भाव आ जाता है। ये आपके सामने भारत की जन्म कुंडली है, मतलब स्वतंत्र भारत की 15 अगस्त 1947 की। अब आगे देखते हैं। भृगु चक्र पद्धति से ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये वाला भाव, ये सातवां भाव है, ये जागृत हो जा रहा है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जब एक्टिवेट होगा तो इस भाव से संबंधित
गतिविधियां विशेष हो जाएंगी, इस भाव का जो प्रभाव रहेगा वह विशेष हो जाएगा। तो वो हम समझते हैं कि कैसा होगा। देखिए, सातवें भाव की क्या वो विशेष गुण हैं या क्या चीजें हैं जो सातवें भाव से देखी जाती हैं, ये सामान्य कुंडली पर भी उतनी ही लगती है और मेदिनीय ज्योतिष पर। क्योंकि हम भारतवर्ष की और विश्व परिदृश्य की बात कर रहे हैं, वो जो वर्ल्ड सिनेरियो है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेवंथ हाउस में क्या होगा। सेवंथ हाउस मासेस एंड पब्लिक ओपिनियन का है। ये जैसे हम जानते हैं कि एसेंडेंट यानी कि लग्न जो है ये हमारा पहला भाव है, यानी कि वो हम हैं, और सेवंथ हाउस हमारा काउंटर पार्ट है, मासेस हैं, पब्लिक इन जनरल जिसको हम कहते हैं, जन सामान्य है। तो जब ये सातवां भाव एक्टिवेट हो रहा है तो फोकस ऑन पब्लिक सेंटिमेंट एंड इक्वलिटी। अब ये भारत के अंदर भी ये घटनाएं होंगी और भारत विश्व स्तर पर भी इस चीज को लेकर बड़ी आगे चलेगा। क्योंकि देखिए, भारत की एक विदेश नीति रही है गुट निरपेक्ष की। हम किसी भी गुट के साथ नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट के साथ हैं। और ये जो करंट रिजीम है, जो इस समय समकालिक सरकार है, ये इस बात को बहुत ही दृढ़ता से रखती है। तो इस चीज को, ये जो अगले आने वाला वर्ष है, इसमें और भी दृढ़ता से इसको रखेगी। दूसरा क्या है, ट्रीटीज एंड अलायंसेस। तो इसमें जो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इसके बारे में भी जो भारत का जो रवैया रहेगा वो बहुत ही आक्रामक या वो भारत अग्रसर होकर इस चीज को बढ़ाएगा। और हम विश्व परिदृश्य में भी ये देखेंगे कि जो विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध हैं उसके अंदर बड़े फेरबदल होने वाले हैं। राइवल नेशंस, वॉर एंड पीस। तो ये वर्ष, क्योंकि सातवां भाव शत्रु का भी होता है, तो जब शत्रु की बात है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात, शत्रुओं के साथ डीलिंग, चाहे वो हम वॉर के रूप में देखें, चाहे वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के रूप में देखें, जैसे भी देखें। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, लीगल एंड फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। ये विभिन्न देशों के बीच में अलग अलग समझौते होते रहते हैं, सरकार और के फैसले होते हैं जो जन सामान्य के लिए होते हैं। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये जो वर्ष है, यहां पर ये विशेष महत्व लेकर आएगा। अब वो किस रूप में आएगा वो हम आगे समझते हैं। ये जो वर्ष आ रहा है 2025-26, इसमें भारत अपने आप को एक इक्वल स्टैंडिंग का नेशन और दृढ़ता से प्रोजेक्ट करेगा। हालांकि जब से ये सरकार आई है तो वो जो सरकार का एक डायलॉग है कि आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले लोग हैं हम, तो यानी कि हम किसी भी दूसरे देश के प्रभाव में नहीं आने वाले हैं। हम वो स्वतंत्र निर्णय लेंगे जो हमारे राष्ट्र के हित में होगा। तो इसलिए जो यह वर्ष है, यानी कि 15 अगस्त 2025 के बाद, इसमें भारत अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा इक्वल स्टैंडिंग का, सेकंड टू नन इन माइट एंड राइट्स। न हम शक्ति में किसी से पीछे हैं, न अधिकारों में किसी से पीछे हैं। यानी कि सभी विश्व के सभी देशों को समान अधिकार हो, ऐसा भारत का प्रयास रहेगा। और इसी वजह से जो अलायंसेस हैं, जो सहयोग है, जो डिप्लोमेसी है, और ये भी कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर अगेंस्ट थ्रेट्स है, किसी भी प्रकार के भय का जो मुकाबला होगा वो हर प्रकार की माइट से होगा, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे मिलिट्री माइट है, चाहे किसी भी और तरह की, चाहे वो एक एजेंडा वॉर हो। भारत बहुत एग्रेसिवली उस चीज को करेगा। अब देखिए ये क्या होने वाला है। सातवां भाव जो है भारत की कुंडली में
स्कॉर्पियो साइन है। अभी हमने हमने भाव की बात की थी, अब हम उस राशि को भी देख लेते हैं। तो ये जो 7वां भाव है ये स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो एक सडन और ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट देने वाला भाव है। यहां पे पीड़ा के साथ बड़े बदलाव आते हैं, और वो जो बड़े बदलाव होते हैं वो बहुत बड़ा महत्व रखते हैं भविष्य के लिए। देखिए यहाँ पे बिच्छू दिखाया गया है और ये स्कॉर्पियो जो साइन है उसका चिन्ह है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब जो कुछ भी होने वाला है वो एक बिच्छू की भांति किसी को न किसी को डंक भी मारेगा। अब ये देखते हैं कि ये भाव जो है ये मंगल और केतु द्वारा रूल किया जाता है। ये केतु और मंगल दोनों इसके सहस्वामी हैं वृश्चिक राशि के। तो यहाँ पे सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अपहीवल्स, हिडन कॉन्स्पिरेसीज, इंटेंस पावर स्ट्रगल, ये सब चीजें भी देखने को मिलेंगी। और ये भारत के राजनीतिक परिदृश्य में मिलेंगी और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी मिलेंगी देखने को, पर उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। इसलिए हम अगर देखें तो बहुत ही अचानक जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे, स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग होगी और कॉन्फ्लिक्ट पे विक्ट्री होगी, क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन है वो वॉर का साइन भी है, मारकाट का साइन भी है। लड़ाई झगड़े का जो एक परिणाम होता है, परिणति है, उसका है। तो यहां पर इस प्रकार के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब वो कहां पर? अब देखिए यहां पे एक चीज और है। केतु 7वें भाव में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है। तो यहां पे होमलैंड इश्यू और कार्मिक रीअलाइनमेंट होगी। कार्मिक रीअलाइनमेंट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि केतु, राहु और शनि ये कार्मिक प्लैनेट्स माने जाते हैं। शनि तो वैसे ही कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं। राहु और केतु को इनका एजेंट भी कहा गया है, और ये भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि सामने तो नहीं है लेकिन ये एक प्रभाव रखते हैं। तो राहु और केतु, तो केतु जब इस भाव के अंदर, ये भाव जब एक्टिवेट हो रहा है तो केतु की एक्टिविटीज भी एक्टिवेट हो जाएंगी। और यहाँ पे होमलैंड इशू यानी कि भारत के अंदर के इशू और भारत का जो एरिया है उसका इशू, होमलैंड मतलब मेरे घर की चार दीवारी, तो यानी कि मेरी जो बाउंड्रीज है उससे संबंधित विषय मुखर होंगे, सामने उठकर आएंगे। इसे होमलैंड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर हम भावात भावम के सिद्धांत से देखें तो ये 7वां भाव चौथे भाव का चौथा भाव है, फोर्थ ऑफ द फोर्थ। तो फोर्थ ऑफ द फोर्थ का मतलब हुआ कि ये चौथे भाव के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, जो भी कारकत्व हैं, उनकी हायर डिग्री है। तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो और फिर क्योंकि 7वां भाव है तो पार्टनरशिप का, तो इसमें क्या परिणाम होने वाले हैं भारत के लिए? होमलैंड सिक्योरिटी, इंटरनल बॉर्डर्स की रिस्ट्रक्चरिंग, कार्मिक रिट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट अनरिजॉल्व्ड नेशनल इश्यूज। तो हमारे अनरिजॉल्व्ड नेशनल इश्यूज क्या है? बॉर्डर इश्यूज पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, और इन्फिल्ट्रेशन के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है, जहां से रोहिंग्या आ जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब कि भारत की बाउंड्री जो कि एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है, वो इस समय सरफेस पे आएगा, और जो सरकार है इस पर बहुत सीरियसली काम करेगी। दूसरी दृष्टि से भी देखा जाए तो केतु इस समय ट्रांजिट में, गोचर में भारत की कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथा भाव अर्थात सिंह राशि। ये देखिए, ये सिंह राशि में बैठा हुआ है, ये चौथा भाव सिंह राशि है। ये अभी जो गोचर का केतु है वो यहां पर बैठा हुआ है। तो चौथा भाव अपने आप में ही होमलैंड इशू है। तो यानी कि होमलैंड इशू केतु के कारण रीइंफोर्स हो जाएगा, क्योंकि केतु, मीटर केतु 7वें भाव में ही बैठा हुआ है भारत के। तो ये प्लेनेट जहां भी जाएगा वहां वहां अपना प्रभाव देगा।
तो ये चीज तो स्पष्ट हो गई। अब इससे क्या, दूसरा क्या है, केतु क्या है? केतु धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक व्यक्ति भी है, वह साधु संत भी है। और वह जब सिंह राशि में चला जाता है तो सूर्य और केतु जब आते हैं तो वो एक ध्वजा योग बनाते हैं, वो एक हायर लेवल ऑफ सोल क्लेंजिंग की बात करते हैं। तो ये जो समय होगा ये स्पिरिचुअल क्लींजिंग का भी होगा, यानी कि यहाँ पे इस समय काफी कुछ जो धर्म को लेकर, मैं किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब धर्म को लेकर जो अंदर जो कबाड़ खाना भरा हुआ है उसमें भी काफी कुछ सफाई होने की संभावना है। मतलब जो छुपे हुए ऐसे लोग हैं वो भी सामने आएंगे, कुछ चीजें मतलब ऐसी भी होंगी जो अनसेटल करने वाली होंगी। पर ये जो भी परिवर्तन होने वाले हैं, चाहे होमलैंड को लेकर है, चाहे स्पिरिचुअल क्लींजिंग की बात है, ये भविष्य की आधारशिला रखने वाले हैं और लंबे समय तक प्रभाव देंगे। फिर वही बात है, ये चौथा भाव घर का है, यानी कि हमारी बाउंड्री का है, तो हमारी लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर या टेरिटरी के जो रिफॉर्म्स हैं वो होने वाले हैं। और क्योंकि सिंह राशि है, ये सत्ता की राशि है, तो इसका मतलब कि सरकार के स्तर पे इससे संबंधित बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो हमने बात शुरू की थी कि क्या जब ये बॉर्डर की बात हो रही है तो इससे क्या होने वाला है, तो इससे जो परिदृश्य बन रहा है वो क्या करेगा हमारे लिए। अब देखिए, हम दोबारा से नेटल चार्ट पे चले जाते हैं। तो नेटल चार्ट में क्या होता है, जो तीसरा भाव है वह भाव पड़ोसी का होता है। तो हमारे तो सारे मुद्दे ही पड़ोस के हैं, चाहे वो चीन का है, चाहे म्यांमार का है, चाहे बांग्लादेश का है, चाहे पाकिस्तान का है, इवन मतलब एक समय में तो श्रीलंका के भी रहे हैं मुद्दे। तो ये सब तो सबके सामने है, प्रत्यक्ष है। अब देखिए, जो नेटल केतु है ये थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करता है चार्ट में, और वहां पे थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है मून, क्योंकि कैंसर साइन है। कैंसर साइन मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, मेदिनीय ज्योतिष के अंदर पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका पर्याय ये हुआ कि इस वर्ष में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में भी कुछ हलचल होने वाली है। और ये किससे संबंधित है? वही कार्मिक पैटर्न, क्योंकि केतु है, उसका सीधा सीधा संबंध, ट्राइनल एस्पेक्ट वो थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, और जिसका मालिक मून है। और मून और केतु के प्रभाव में मून दब जाता है, मून पर ग्रहण लग जाता है, अर्थात सिंध क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होने वाली है। हम इसको पाकिस्तान भी मान सकते हैं अभी समझने के लिए। तो ये एक चीज और इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन होने वाला है, ये बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारा जो नेटल केतु है वो बॉर्डर स्टेट को दिखा रहा है, और वो सिंध क्षेत्र को इंडिकेट करता है। इसलिए मैं पाकिस्तान को यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं। असर और जगह पे भी आएगा, लेकिन यहां पे बहुत स्पेसिफिक होगा। दूसरा क्या, अब आप देखिए कि यहां पर भी जो मून है, इसके साथ मरकरी बैठा है, जो सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस जो है वो वर्गो साइन है, ये पाकिस्तान को इंडिकेट करती है। वर्गो साइन पाकिस्तान को इंडिकेट करता है। अब इसका लॉर्ड मरकरी भी वहीं बैठा है थर्ड हाउस में, यानी कि केतु मरकरी को
फिर ट्राइनल एस्पेक्ट दे रहा है नेटल केतु। फिर तीसरा प्लेनेट जो बैठा है वो है सैटर्न, जो कि 9th और 10th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस धर्म का होता है, रूल्स मतलब एक नियमावली का है, और 10वां सत्ता का है, अथॉरिटी का है, हाई अचीवमेंट का है। तो दोनों का स्वामी भी वहां, वो भी तीसरे भाव में बैठा है। और जो 9वां भाव है कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न साइन बांग्लादेश का है नेटल सॉरी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, मेदिनीय ज्योतिष में बांग्लादेश मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न साइन है। तो देखिए ये जो कैप्रिकॉर्न साइन जो कि धर्म भाव को दिखाता है भारत के, उसका लॉर्ड सैटर्न नेटल चार्ट में 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और वो वर्गों को भी एस्पेक्ट कर रहा है, 3rd एस्पेक्ट दे रहा है, और 7th एस्पेक्ट वो दे रहा है सीधे सीधे कैप्रिकॉर्न साइन को, जो कि बांग्लादेश को दिखा रहा है। फिर तीसरा क्या, यानी कि जो सैटर्न है जो कि 10th हाउस का लॉर्ड भी है, यानी कि जो अथॉरिटी का लॉर्ड है, वो सीधे सीधे वहां पे प्रभाव दे रहा है। फिर 10th एस्पेक्ट वो तो आगे चला जाता है, वहां पे भी हम नहीं जाते, हम अभी यहीं तक केंद्रित रहते हैं। अब देखिए जो इंपैक्ट है वो अब कैसे बढ़ेगा। नेटल सैटर्न कैंसर साइन में बैठा है और वो 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि बांग्लादेश है। ये हम देख सकते हैं, जो 10 नंबर लिखा हुआ है ये बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर नेटल सैटर्न, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये अपने 3rd एस्पेक्ट से वर्गों को देख रहा है, जो कि पाकिस्तान है, और बैठा कहां है, पराक्रम भाव में 3rd हाउस में, केतु के एस्पेक्ट में। तो अब क्या है, इस समय गोचर में जो ये नेटल सैटर्न है, ये जो सैटर्न है, ये गोचर में गया हुआ है पाइसिस में, 11वें भाव में, मीन राशि में। तो अब देखिए कि जो नेटल केतु है जो 7th हाउस में बैठा है, वो सीधे सीधे ट्राइनल एस्पेक्ट दे रहा है ट्रांजिट सैटर्न को। ट्रांजिट सैटर्न को नेटल केतु ट्राइनल एस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि नेटल चार्ट में भी और ट्रांजिट चार्ट में भी नेटल केतु सैटर्न को सीधे सीधे कनेक्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, क्योंकि सैटर्न कर्म फलदाता है और केतु एक्टिवेटेड है, तो ये दोनों मिलकर जो पेंडिंग कोई कार्मिक पैटर्न है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और 15 अगस्त 2025 को सैटर्न रेट्रोग्रेड ही रहेगा, वक्री ही रहेगा। तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो उसका मतलब है कि वह कोई पुराना कार्य पूर्ण करने जा रहा है, और उस पे भी जब एस्पेक्ट आ जाए केतु का, तो निश्चित ही यहां पे मोहर लग जाती है उस एक्टिविटी को लेकर। तो होगा क्या कि ये जो देश हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, यहां पे अलग तरह की एंगेजमेंट्स होंगी, मोस्ट लाइकली मिलिट्री एंगेजमेंट्स, और कितने पुराने समझौते रद्द किए जाएंगे, कुछ नए समझौते बनेंगे, और शक्ति का इस्तेमाल होगा पावर रिजोल्यूशन, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। ये यहां पे सीधे सीधे इंडिकेट हो रहा है। तो कुल मिला के हम अगर देखें तो जो 79th ईयर है, 79वां जो वर्ष है भारत के लिए, जिसमें 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है और जहां पे स्कॉर्पियो साइन है, ये फॉरेन रिलेशन को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर और मास मूवमेंट थीम्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है भारत के लिए।
और कार्मिक क्लींजिंग ऑफ द होमलैंड एंड फॉरेन टाइज इज एक्सपेक्टेड। ये होने ही वाला है, क्योंकि क्या है, केतु बैठा हुआ है, केतु अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और वो राशि है जहां पे अचानक और बड़े परिवर्तन होते हैं। इसलिए ये एकदम ही स्पष्ट है कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरा, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंटर ए कार्मिक स्पॉटलाइट विद ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्विंग, यानी कि भारत और ये जो देश है, जो कि जब बंटवारा हुआ था तो दोनों ही पाकिस्तान नाम से जाना जाता था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहा जाने लगा है, लेकिन बॉर्डर इशू तो बॉर्डर इशू है, तो वो रिजोल्यूशन के लिए अब आगे बढ़ेगा, चाहे वो उसमें भारत अपनी माइट इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कुछ वो डिप्लोमेटिक चैनल है, लेकिन यहां पे माइट ही प्रोमिनेंट रहेगी। एंड India will emerge more assertive globally, redefining its homeland and its alliances. भारत वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रभावशाली देश बनकर उभरेगा। तो ये था भृगु चक्र पद्धति के अनुसार आकलन भारतवर्ष का, उसके 79वें साल में, 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यदि आपके भी कोई प्रश्न है, आपकी कुंडली को आप दिखाना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर 9812593093 पर व्हाट्सएप करें और मुझसे संपर्क करें, और फिर हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार।